Hello everyone. So from today we will start our lectures on physics for class 12th. तो सबसे पहले हम फिज़िक्स का सिलेबस देख लेते हैं क्या कुछ आपने पढ़ना है इस सेशन में। तो टोटल 9 यूनिट्स हम पढ़ेंगे। 9 यूनिट कौन कौन सी हैं वो एक बार मैं बता देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली यूनिट, फर्स्ट यूनिट जो है आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने डिस्कस कर भी लिया है हमने इसके बारे में क्लासेस में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इसमें हम चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं, चार्ज रेस्ट पे होता है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह वो सारा इसमें हमने डिस्कस किया है। तो वो हम यहाँ पर फिर रिवीजन आपको करवाएंगे, दोबारा से हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेकेंड यूनिट जो है इसमें वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब चार्ज रेस्ट पे नहीं होता, जब चार्ज मूव करने लग जाता है तब हम बोलते हैं कि वहाँ पर करंट होता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 3 वो है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। पर इम्पोर्टेंट यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे करंट का। देखिए यहाँ पर जो आप 10th क्लास में जो इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ी है, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट जो आपने पढ़ा है 10th क्लास में, उसको हम थोड़ा सा आगे उसी को प्रोसीड करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जो 10th क्लास में आप पढ़ते हैं वो हमारे काम आता है 12वीं क्लास में जाके, और जो हम 9th क्लास में जो आप पढ़ते हैं वो आपका 11th क्लास में काम आता है। तो 10th क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर उसका इलेक्ट्रिसिटी करंट के बारे में, करंट के वेरियस इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा था। रजिस्टर्स का कम्बिनेशन वगैरह किया होगा आपने, बैटरी के बारे में सब वो पढ़ा था। तो वही हम यहाँ पर उसका जो है यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। यूनिट नंबर 4 में आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये देखिए, ये भी आप 10th क्लास में पढ़ के आए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये भी आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। वैसे एसी के बारे में तो थोड़ा ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो पढ़ा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो आप पढ़ते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही होता है। तो ये हम पढ़ के आए हैं, तो उसको आगे पढ़ेंगे यहाँ इसमें 12th क्लास में। यूनिट नंबर 5 आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। छोटी सी यूनिट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोटी सी यूनिट है, ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि 10th क्लास में हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ पे डिस्कस की है, तो 10th क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डायरेक्टली आपने नहीं पढ़ी है, लेकिन 10th क्लास में हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। लाइट का अगर थोड़ा सा नेचर आपने वहाँ पर देखा होगा कि लाइट का नेचर कैसा है, तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो थोड़ा सा वहाँ पे आपने पढ़ा लाइट कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो यहाँ पर फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कैसे होती हैं, प्रोपेगेट कैसे करती हैं, इनका एप्लीकेशन क्या क्या है। आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे ही सब कुछ ये सिस्टम जो है वो बेस्ड होता है। यूनिट नंबर 6 काफ़ी बड़ी यूनिट है। आप अगर पेपर में देखोगे, अभी सेकंड टर्म के जो एग्ज़ाम हुए थे, इनमें अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो आपको लगेगा कि पूरा पेपर ऑप्टिक्स से ही आया है, क्योंकि यूनिट काफ़ी सिलेबस है इसका ऑप्टिक्स का, काफ़ी बड़ी यूनिट है ऑप्टिक्स। ओके, ऑप्टिक्स हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 7 आएगी माय फेवरेट यूनिट, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, आप इसको तो ऐसे भी ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर बोल सकते हो। ठीक है, ये यूनिट नंबर 7 आएगा आपका। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि मैटर का और रेडिएशन का ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल नेचर मतलब कि हो गया कि जैसे लाइट है, उसका जो लाइट जो नेचर है, लाइट नेचर बोले इसका वेव नेचर है, उसके साथ साथ उसका पार्टिकल नेचर भी होता है। इसी तरह से मैटर का भी पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, ये हम इसमें ड्यूअल नेचर में पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 8
एटम एंड न्यूक्लियाई, एटम एंड न्यूक्लियाई सारी चीज़ें जिनसे मिलके बनी हैं, एटम्स और एटम के अंदर न्यूक्लियाई, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ये भी, ये 2 यूनिट जो है ये क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे भाई एटम्स क्या है, एटम्स का जो आप प्रेजेंट में जो एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं वो ऐसा नहीं है कि किसी के माइंड में ऐसे किसी को सपना आया, किसी को ड्रीम्स उसको पता लग गया कि एटम का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, ऐसा नहीं है। उसका एक हिस्ट्री है, लॉन्ग हिस्ट्री है, जर्नी है। वो एक पहले जे थॉमसन है, उसके बाद फिर रदरफोर्ड आते हैं, फिर बोहर आते हैं, तो उस तरह से मॉडिफिकेशन होता गया और हमको जो है प्रेजेंट में जो एटम का स्ट्रक्चर आप देखते हैं वो हमको मिलता है, एटम एंड न्यूक्लियाई। ये इसमें हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 9 जो है ये आपकी लास्ट यूनिट है। पहले यूनिट 10 होती थी, अब कोरोना के बाद से रिड्यूस किया गया था सिलेबस, तब से ये 9 है, 9 चल रही है। ये है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आपके घर में होगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है सबके अंदर हम ज़्यादातर यूज़ किसका कर रहे हैं आज के टाइम में, सेमीकंडक्टर का यूज़ हो रहा है। पहले जब सेमीकंडक्टर नहीं होता था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती थी, एक्सपेंसिव साइज़ में भी एक्सपेंसिव और पैसे के मामले में भी एक्सपेंसिव होती थी। मतलब कि क्या है कि आप जब कंप्यूटर की थोड़ी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो कंप्यूटर पहले बहुत बड़े बड़े साइज़ उनका काफ़ी बड़ा होता था। क्यों? उसमें सेमीकंडक्टर का यूज़ नहीं होता था, तब हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे, जिस वजह से वो काफ़ी कॉस्टली भी होता था, उसका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा होता था। बाद में फिर सेमीकंडक्टर की जो है हम क्या बोलें इसको, हम इन्वेंशन जो सेमीकंडक्टर का हुआ, डिस्कवरी तो नहीं बोलेंगे, इन्वेंट किया है, ओके। तो उसके बाद फिर हम जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काफ़ी चेंज होगी, काफ़ी मॉडिफाई होगी, उनका साइज़ काफ़ी रिड्यूस हो गया और कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। आप देख सकते हैं आज के टाइम में मोबाइल फ़ोन हैं, छोटे छोटे फ़ोन के अंदर कितने सारे एप्लीकेशन आपको मिलती है, तो सारा ये विद द हेल्प ऑफ सेमीकंडक्टर हम कर पा रहे हैं। तो ये आपका सिलेबस है। इसमें थोड़ा सा मैं अगर इसको डिवाइड करूँ फिजिक्स की लैंग्वेज में, तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो ये जो 4 यूनिट यहाँ पर बन रही हैं, 4 यूनिट, ये भी ये जो 4 यूनिट है ये पार्ट बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। यहाँ तक शायद विजिबल होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। 4 यूनिट जो हैं फिजिक्स के अंदर +2 क्लास का जो सिलेबस है, पहले 4 यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से हैं, यानी कि इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में, वो सारा इसमें हम डिस्कस करना है। तो इस तरह से हम सिलेबस को यहाँ पे बांट सकते हैं। एक जो ये यूनिट है, यूनिट नंबर 5, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 11th क्लास में तुम पढ़ के आए हो वेव के बारे में। अब 11th क्लास में जो आपकी लास्ट यूनिट थी ऑसिलेशन एंड वेव्स, वहाँ पर आपने वेव के बारे में पढ़ा होगा। भाई वेव जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, मैटर वेव्स होती है, ठीक है, अलग अलग टाइप की आपने वेव वहाँ पर डिस्कस करी थी। तो मैंने तुमको बताया भी था कि ध्यान से पढ़ लो, आगे काम आएगी। तो देखो यहाँ पर काम आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑप्टिक्स देखो अपने आप में एक अलग ही ब्रांच है फिजिक्स की, तो काफ़ी इसमें आप जो है सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है ऑप्टिक्स का, लेकिन हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, बिल्कुल इसको आराम से स्टडी करेंगे, अच्छे से आपको समझ में आएगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है और काफ़ी इजी है, मुश्किल नहीं है। उसके बाद यूनिट नंबर 7, 8, 7 और 8 जो है ये पार्ट आपका आप लगा सकते हैं कि ये क्वांटम का पार्ट है, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम का पार्ट है, दो, यानी कि आप +2 क्लास में आप थोड़े से अब क्वांटम भी पढ़ लोगे, थोड़ा सा क्वांटम का पार्ट इसमें आएगा। यूनिट नंबर 7 और 8 में आप क्वांटम पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत बड़े फिजिसिस्ट हो गए हैं अब, क्योंकि आप क्वांटम भी पढ़ने लगे। और यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या करना है। हमारा फोकस रहेगा सेमीकंडक्टर के ऊपर। सेमीकंडक्टर है, उससे मिलके क्या क्या बना सकते हैं। 2 तरह का सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप है, एक एन टाइप है, उसको जोड़ दिया तो क्या बनेगा, पीएन जंक्शन बनेगा। उसकी अलग एप्लीकेशन है, एलईडी बना रहे हो तुम, सोलर सेल बना रहे हो, बहुत सारी एप्लीकेशन हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये है आपका सिलेबस, जो मैंने आपको बताया कि +2 क्लास में 9 यूनिट है और 9 यूनिट हम इस तरह से
इस ऑर्डर में हम इसको डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। और इसको मैंने डिवाइड भी कर दिया है कि ब्रॉडली आप देखो 4 यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तो छोटी सी यूनिट है, ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगी ये मुश्किल से 2 या 3 लेक्चर में हम इसको फिनिश कर देंगे, ज़्यादा पेपर में आता भी नहीं है इतना ज़्यादा इसमें से। तो वेव आप पढ़ के आए हैं तो उसी को थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहाँ पर हम अलग से हमने पढ़ना है क्या, अलग से तो मैं सिर्फ इसमें ये पढ़ लेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरेशन कैसे हो रहा है, किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है, प्रोपेगेशन कैसे हो रहा है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ क्या ऐड हो जाती है जब आप 10वीं से 12वीं में जाते हैं। आप 10th से जब 12th में जाते हैं फिजिक्स में, हम उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज़ें ज़्यादा जुड़ जाती हैं। वैसे कंसेप्ट भी ठीक है, अलग अलग बहुत सारे कंसेप्ट बढ़ जाते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, लेकिन 10th क्लास में जहाँ तक मुझे लगता है कि हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसको थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। मैथमेटिकली उसके अंदर बहुत ज़्यादा हम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है। 12th क्लास में मैथमेटिकल ट्रीटमेंट बढ़ जाता है, इसलिए तो हम आपको 11वीं क्लास में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लोगैरिथम, एंटी लोगैरिथम, वेक्टर्स वगैरह ये इसलिए करवाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट बढ़ता ही रहेगा, तो इसलिए मैथमेटिक्स भी आपको आना ज़रूरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, बता ही दिया आपको। ऑप्टिक्स हो गया, ड्यूअल नेचर, ये थोड़ा क्वांटम का पार्ट आ गया। तो आप अब क्वांटम फिजिक्स भी पढ़ोगे और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो ये है आपका सिलेबस 12th क्लास का। तो इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, या मैंने क्लास में करवाया होगा तब आपने नोट किया होगा, नहीं किया है तो अब आप इसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेके नोट कर लेंगे। तो इस तरह से हम जो है आपके पास होना चाहिए कि एक पेज के ऊपर हमने पूरा सिलेबस है, उसको इस तरह से हम उसको डिवाइड किया है और हम उसको ऐसे पढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जितना हमारे पास टाइम है, बहुत वीडियो लेक्चर काफ़ी लेंथी तो नहीं बना सकते, लेकिन 20-22 मिनट जितना भी टाइम हमारे पास है उसमें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, देखो डेफिनेशन आपको लिखवाई जा चुकी है, बुक्स के अंदर आप पढ़ते हो। डेफिनेशन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसका हम स्टडी हम कहाँ पर करते हैं, कौन सी ब्रांच है जो उसकी स्टडी करती है, वो करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। भाई चार्ज एक पार्टिकल है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक पार्टिकल है, पार्टिकल देखो चार्ज होगा, किसी पार्टिकल के ऊपर ही चार्ज होगा। अब ये मत सोचिए कि चार्ज है तो वहाँ पर पार्टिकल नहीं है या वहाँ पर मास नहीं है। कोई पार्टिकल होगा, उसका कुछ मास होगा, उसके ऊपर चार्ज आएगा। तो ये कोई पार्टिकल है, पार्टिकल मान लीजिए ए पार्टिकल है, इसके ऊपर चार्ज मान लीजिए क्यू है, ओके, स्मॉल क्यू, इसके ऊपर चार्ज है। तो ये पार्टिकल जो है एक जगह पे खड़ा हुआ है, एक जगह पे रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा। अब अगर एक जगह पे अगर ये रेस्ट पे है तो इसकी वजह से जो प्रॉपर्टीज होंगी, इसकी वजह से जो इसके आसपास फील्ड होगा, या ये दूसरे पार्टिकल के ऊपर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, या इस खुद के ऊपर इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वो सारी चीज़ें हम कहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। एज द नेम सजेस्ट, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मीन्स यू नो चार्ज, स्टैटिक मीन्स 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। सो वी नो स्टैटिक मीन्स रेस्ट, तो बीच में एट मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ इसमें, चार्ज एट रेस्ट, समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ना है, चार्ज के बारे में पढ़ना है। कब पढ़ना है, जब चार्ज क्या है, किसके बारे में पढ़ना है, चार्ज के बारे में। कब पढ़ना है, जब चार्ज कहाँ पर है, रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गई। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ना है किसके बारे में है, चार्ज के बारे में पढ़ना है जब वो रेस्ट पे होता है। तो यानी कि इस चैप्टर में हमारा फोकस किस पे रहेगा, चार्ज पे रहेगा जब वो रेस्ट पे है। तो चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, डायमेंशनल फार्मूला पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम ट्राई करेंगे, फिर डाइपोल आएगा वगैरह वगैरह हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन उस पर जाने से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे थोड़ा सा और टाइम लगा देते हैं, क्योंकि हमारा हेडलाइन जो है चैप्टर का नाम, यूनिट का नाम जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कहाँ पर देखते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि चार्ज एट रेस्ट। लेकिन चार्ज रेस्ट पे कहाँ कहाँ पर होता है, आप डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ पर चार्ज को देखते हैं कि वो रेस्ट में। तो हमारा फोकस देखो, हम फिजिक्स टीच करते हैं तो बच्चों के फेस हम देखते हैं, हम रीड करते हैं फेसेस को, कि अगर बिल्कुल बोर्ड पे ऐसे थ्योरेटिकल चलता रहा तो उनको कुछ भी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है। तो इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि जितना आप पढ़ रहे हो उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ से, डे टू डे लाइफ से आप जोड़कर देखें।
तो जोड़कर देखना है तो कैसे जोड़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जोड़ो। आप कहाँ पर जोड़ोगे, जैसे आपको क्लास में बताया गया था कि कहाँ कहाँ पर आप देखते हैं कि चार्ज इकट्ठा होता है और वो रेस्ट पे है। बहुत सारी जगह हैं। अभी जैसे लाइटनिंग का प्रोसेस होता है, बादलों के ऊपर चार्ज इकट्ठा हो जाता है। और होता है जैसे आप सर्दियों के टाइम पे विंटर सीजन में वुलन क्लॉथ्स डालते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कई बार उसमें थोड़ी चिट चिट की आवाज़ आती है, या कई बार थोड़ा स्पार्क का प्रोड्यूस होता है। आप स्पार्क देखते भी है, अगर डार्कनेस है तो वहाँ पर आप वुलन क्लॉथ्स है उसको रिमूव कर रहे हैं या किसी तरह से फ्रिक्शन हो रहा है तो वहाँ पर आप स्पार्क आप देखते भी हैं। और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से यूज़ करते हैं। वेन डिग्राफ जनरेटर होता है, मेटल का एक बहुत सारा बॉल है, स्फीयर है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं बहुत ज़्यादा चार्ज उसके ऊपर एक्यूमुलेट करवा देते हैं। और फिर बाद में आपने एक वो वीडियो अगर देखा हो या फिर ऐसे कोई पिक्चर वगैरह देखी हो जिसमें हम क्या करते हैं कि एक मेटल का स्फीयर है उसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा चार्ज इकट्ठा कर दिया, और अगर कोई पर्सन उसको टच करता है जिसके बाल थोड़े बड़े हैं, गंजे अगर कोई किसी के बाल अगर छोटे हैं उसमें शायद वो फिनोमेना दिखाई नहीं देगा, जिसके बाल बड़े हैं वो स्फीयर को टच करेगा तो वो हेयर जो है उस बॉडी के ऊपर पूरा चार्ज जाएगा। एक स्फीयर है, देखिए स्फीयर है कोई मेटल का स्फीयर, और इसके ऊपर चार्ज हमने एक्यूमुलेट करवा दिया, बहुत ज़्यादा चार्ज है। ओके, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो सकता है। स्फीयर है, इसके ऊपर हमने चार्ज एक्यूमुलेट करवा दिया। अगर मैं स्फीयर को फिर क्या करता हूँ, देखो ये स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है, ऐसे तो हवा में तो तैरेगा नहीं। स्टैंड है और स्टैंड यहाँ पर क्या है, ये इंसुलेटिंग होना चाहिए, अर्थिंग नहीं हो जाए। अर्थिंग होगी तो चार्ज अर्थ में चला जाएगा, धरती में चला जाएगा। इंसुलेटिंग स्टैंड है, तो ये एक स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर, मेटालिक स्फीयर, और ये है इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड। ओके, चार्ज की अर्थिंग नहीं होनी चाहिए, अर्थिंग होनी चाहिए लेकिन जहाँ पे जरूरत हो। अर्थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सम केसेस बट हेयर दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो मेटल का स्फीयर है, अगर मैं इसको ऐसे टच करूँगा तो ये चार्ज मेरी बॉडी में आएगा। तो बॉडी के ऊपर अगर ये चार्ज आता है तो ये चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आपके बालों में भी, हेयर्स में भी ये चार्ज हो जा रहा है। और वहाँ पर अगर हेयर है, बहुत सारे आपके बाल हैं, उनमें अगर लाइक चार्ज आ रहा है सभी के अंदर, एंड यू वेरी वेल नो कि लाइक चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा तो जो हेयर हैं, जो आपके बाल हैं, वो क्या होंगे, वो एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगे और बाल बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाएंगे। ऐसे आपको लगेगा कि पता नहीं कौन सा जेल वगैरह लगा के हमने उसको ऐसे मैनेज किया। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वहाँ पर भी। और भी आप बहुत जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखते हो, चिमनी होती हैं, चिमनीज वगैरह में क्या जो स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। अब उस धुएं में क्या हो सकता है कि हार्मफुल आयंस होते हैं जो हम चाहते हैं कि वो इन्वायरमेंट में ना जाए, हमारे आसपास जो फैल ना जाए, उनको हम क्या करें, वहाँ से उनको फिल्टर करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, चिमनी के ऊपर हम 2 मेटल की प्लेट लगाते हैं, एक पे पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया, एक पे नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया, वहाँ पर भी हम उस चार्ज को सेपरेट कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, फोटोकॉपियर मशीन हो सकती है। ओके, फोटोकॉपियर मशीन होगी, क्लाउड्स के ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, आप देख सकते हैं डे टू डे लाइफ में अपने आसपास। तो ये हो गया है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। उसके बाद हम जो है शुरू करते हैं आपका जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, चार्ज। चार्ज, क्योंकि चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। चार्ज को लिखेंगे कैसे, सिंबल क्या, इसको स्मॉल क्यू से लिख सकते हैं या फिर इसको हम कई बार कैपिटल क्यू से भी लिख सकते हैं। स्मॉल क्यू लिखो या कैपिटल क्यू लिखो। वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी विच व्हेन गेन्ड बाय सम ऑब्जेक्ट और पार्टिकल देन इट बिकम्स कैपेबल ऑफ एक्सपीरियंसिंग इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अगर किसी पार्टिकल के ऊपर, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट ये है, ए ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है बी, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, इस पर भी 0 है चार्ज, इस पर भी चार्ज 0 है, तो इनके बीच में क्या इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। इनका मास है कुछ ना कुछ, इसका मास मान लीजिए m1 है, इसका मास मान लीजिए m2 है, लेकिन इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, या इसको एक और नाम मैं बोलूँ इसको कूलाम फोर्स, वो इनके बीच में नहीं लगेगा। वो अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा इनके बीच में, डैट विल बी 0, नो फोर्स विल बी देयर। बट मैग्नेटिक फोर्स तो इनके बीच में लगेगा, मास है इनका, मैग्नेटिक फोर्स तो एक्सपीरियंस करेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स कब लगेगा? अगर इनके ऊपर चार्ज आएगा, मान लीजिए इसके ऊपर कुछ चार्ज आ गया Q1, इस पर चार्ज आ गया यहाँ पर Q2, तब इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा। तो चार्ज जो है
ये ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो किसी बॉडी पे अगर आता है तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने के या इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करने के कैपेबल हो जाता है। तो ये आपका चार्ज है। चार्ज का सिंबल मैंने बता ही दिया, आप इसको स्मॉल क्यू लिखते हैं या इसको कैपिटल क्यू से लिखते हैं। ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं, चार्ज की यूनिट क्या होती है। अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है ऐसा यूनिट का मतलब क्या है। ऐसा ही की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, आप पढ़ के आए हैं 8th क्लास में 9th क्लास में। तो ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट बनेगी इसकी कूलाम। ओके, सी कैपिटल लिखेंगे, ये भी आपको बता रखा है 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कूलाम लिखेंगे, सिंबल विल बी कैपिटल सी। ओके, ये चार्ज की यूनिट हो गई। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। देखिए डायमेंशनल फार्मूला लिखना है आपने चार्ज के लिए, चार्ज के लिए डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं डायमेंशनल फार्मूला M0 L0 T0 और C1। तो ये मैं बता रहा हूँ टोटली रॉन्ग है, गलत है बिल्कुल। इसका कारण क्या है कि उनको लगता है कि करंट के लिए हम ऐसे लिखते हैं। देखो उनको ऐसे लगता है कि हम जब करंट के लिए डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं। अगर आपने करंट के लिए डायमेंशनल फार्मूला लिखना है वो लिखते हैं M0 L0 T0। और करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, तो यहाँ पर लिखते हैं एम्पियर। ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये सही इसलिए है क्योंकि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है डायमेंशनल फार्मूले में हमने क्या करना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो यूनिट आती हैं, जो यूनिट आती है, जो क्वांटिटी आती है वो फंडामेंटल होनी चाहिए। ये हमारी कंडीशन है। यहाँ पर देखो ये फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल, फंडामेंटल और ये भी फंडामेंटल। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम जानते हैं कितनी होती है, 7 होती है। तो ये तो उन्हीं में से ही है, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर चार्ज के लिए हम ऐसा लिखेंगे तो हमको पता है ये तो फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है, बट दिस इज नॉट फंडामेंटल फिजिकल